अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 24 हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्टिविटी थ्योरी, प्राइवेट स्पीच एंड स्कैफोल्डिंग से रेलेवेंट है। सारे कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़े हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। टॉपिक 140 से 145 तक कवर किया गया है। एक्टिविटी थ्योरी है, उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी है, यानी कि जहाँ पर हमारा इंटरेक्शन होता है, जहाँ कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट स्पीच है, सेल्फ रेगुलेशन है, टाइप्स ऑफ प्राइवेट स्पीच है, एंड देन स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें पुरानी हैं पिछले लेसन में। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, आप लोग देखें, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? एक्टिविटी थ्योरी है। ठीक है, अगर तो हम एक्टिविटी थ्योरी की बात करें तो इट मीन्स कि इसमें एक्टिविटीज़ आएंगी। अगर तो एक्टिविटी थ्योरी की बात करें देन इट मीन्स कि हाउ पीपल एंगेज इन एक्टिविटीज़ एंड हाउ एक्टिविटीज़ शेप देयर लाइव्स, यानी कि लोग जो हैं वो उन एक्टिविटीज़ में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और वो एक्टिविटीज़ उनके लिए कितनी ज़्यादा कारआमद होती हैं या उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ थ्योरी में आ जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना इसके थ्रू, तो इसको हम एक्टिविटी थ्योरी बोलते हैं। तो एक्टिविटी थ्योरी इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, उसी के बारे में, बहुत ईजी है। अब यहाँ बताया गया है कि एक्टिविटी थ्योरी जो है वो कंप्राइज करता है सीरीज ऑफ प्रपोजल्स फॉर द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इंडिविजुअल लर्निंग टेक प्लेस। One more thing I will add in this concept if I am talking about activity theory. So it emphasizes the importance of social and cultural context. Like आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि social and cultural context क्या होता है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली हम लैंग्वेज को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जो सोशल आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, उसको हम कहते हैं। तो अगर तो हम एक्टिविटी थ्योरी की बात करें तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। तो यहाँ उन्होंने यही बताया है कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट की सीरीज़, यानी कि इसके लिए की जाने वाली तजावीज़ की एक सीरीज़ पर मुश्तमिल है, जहाँ इंडिविजुअल्स की लर्निंग का प्रोसेस होता है या इंडिविजुअल की लर्निंग होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक्टिविटीज़ डिफाइन इन टर्म ऑफ सोशल कल्चरल सेटिंग इन विच कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन, इंटरसब्जेक्टिविटी एंड असिस्टेड परफॉर्मेंस अकर। अब अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें टीचर गाइड कर रहा होता है। ठीक है, हमारे साथ हमारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हमारी लर्निंग में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो अगर तो यहाँ कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन की बात करें तो टीचर स्टूडेंट का एक कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन होता है, टीचर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो हम इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करें तो ये रेफ़र करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है तो आप उसका जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं कि आपने कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर एक दूसरे के साथ जो है वो बहस करनी है, एक दूसरे के साथ उस अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना है। अगर तो हम असिस्टेड परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, तो असिस्टेड परफॉर्मेंस में टीचर जो सपोर्ट बच्चों को देते हैं या टीचर जो गाइडेंस बच्चों को देते हैं, वो हमारे पास असिस्टेड परफॉर्मेंस कहलाती है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिविटी इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ सोशियो कल्चरल सेटिंग, कि हम जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बताया कि इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड ऑपरेशन, कि ये सारी चीज़ों पर कंटेन करता है। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई गोल होता है तभी हम उस एक्टिविटी से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को हम अंजाम दे रहे होते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एक्शंस हमारे जो होते हैं वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होते हैं। अगर हमारा कोई गोल है, ठीक है, तभी हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके लिए ही हम कोई स्ट्रेटजीज़ लगाएंगे, कोई हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने बताया है कि डिफरेंट एक्शंस और स्ट्रेटजीज में बी टेकन टू अचीव द सेम गोल, कि कोई सेम गोल पर हम डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं। ऑपरेशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ द वे। अब ऑपरेशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात की गई है कि एक वे है एंड एक्शन इज़ कैरिड आउट एंड डिपेंड ऑन द कंडीशन अंडर विच एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अगर तो हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो उन्होंने कहा है ये वो तरीका है जहाँ पर एक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं, यानी कि अपने अंजाम को पहुँचते हैं,
कुछ कंडीशंस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, जिनके तहत उन एक्शंस को मुकम्मल उनकी तकमील तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में ऑपरेशनल लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ऑपरेशंस का पता चल गया, आप लोगों को एक्शंस का पता चल गया। एक्शन हमेशा गोल डायरेक्टेड होते हैं। और ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? जहाँ पर एक्शन कैरी आउट किए जाते हैं, यानी कि एक्शंस को उनके अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है और वो अपनी तकमील को पहुँच जाते हैं या कंप्लीट मुकम्मल हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आ जाता है कि वो सीज अर्ली लैंग्वेज लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो था वो लैंग्वेज को देखता था एज अ मीनिंग मेकिंग, यानी कि जिसमें हम कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे एक दूसरे का मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव असल में लैंग्वेज को इस तरह देखता था। उसके बाद थस लैंग्वेज इटसेल्फ डेवलप एज अ टूल फॉर मेकिंग मीनिंग, और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो खुद भी मीनिंग मेकिंग बनाने का एक टूल है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सिमिलरली सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट येट मोर टूल्स एंड न्यू वेज ऑफ मीनिंग। इसका क्या मतलब है कि अब सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं इसी तरह उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो जो है वो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो मीनिंग समझ सकें अपनी टारगेट लैंग्वेज क्या, ठीक है, जो टारगेट लैंग्वेज है उसका। तो अब यहाँ ये बात बताई गई है, यानी कि जितनी भी गॉसिप्स हैं, आप कह सकते हैं जितनी भी थेरीज़ हैं वो बताई गई हैं। याद आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, याद आपने जस्ट कॉन्सेप्ट रखना है। इन सब चीज़ों को बताने का मकसद है ताकि आपका जो है वो माइंड उस तरह से बिल्डअप हो जाए कि आपको पता चले कि अच्छा जी ये लेसन अगर आएगा हम खुद से सेल्फ राइट कर सकेंगे। किस बेस पर कर सकेंगे? कि हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट होगा। अब ये सारी बातें अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आप कुछ ना कुछ तो इसमें से लिख ही लेंगे, एज इट इज़ इसको रटा नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया द रेडिकली डिफरेंट व्यू चैलेंजेस द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं ज़ुबान की सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, उनकी जो आप कह सकते हैं तकसीम होती है ना उन सब को। अब अगर हम कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो ये एक न्यू वर्ड है, लेंथी वर्ड है, डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में। कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका क्या मतलब है कि सेपरेट समथिंग इनटू स्मॉलर सेक्शन और कैटेगरीज, ये इसका मतलब है, ठीक है। और मैं इसको सेपरेटली डील कर रही थी कि कंपार्ट एंड मेंटलाइजेशन, तो उस तरह से भी आप मतलब समझ सकते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। मेंटलाइजेशन यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के जो होते हैं उनको, या सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको अलहदा अलहदा करना, ठीक है, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देना, स्मॉलर सेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनमें डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोजेनेसिस ऑफ न्यू लैंग्वेज, ठीक है, नई लैंग्वेज का माइक्रोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म डिस्पुट्स। डिस्पुट्स किसे कहते हैं? कोई झगड़ा फसाद जो होता है या कोई तनाज़ात वगैरह होते हैं, ठीक है, वो डालने द डिस्टिंक्शन बिटवीन सरफेस परफॉर्मेंस एंड अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस, यानी कि जो कॉम्पिटेंस है और जो परफॉर्मेंस है उन दोनों के फ़र्क के दरमियान कोई ना कोई डिस्पुट्स डालना। अब माइक्रोजेनेसिस किसे कहते हैं? ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है वर्ड, ठीक है, मोस्टली, और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो न्यू एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और स्किल जो है वो सीखते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस की जो आहिस्ता आहिस्ता सी हो रही होती है, तो इसको माइक्रोजेनेसिस कहते हैं। तो ये उन्होंने बताया है कि कुछ डिस्प्यूट्स डालता है परफॉर्मेंस में और कॉम्पिटेंस में, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती भी है और आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं भी होती। ये लिंक करता है, किसको लिंक करता है? प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, ऑर्गेनाइज्ड जो लर्निंग होती है उसको, एंड नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंट और एक्विजिशन, उन सबको लिंक करता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये बचपन में होती है, चाइल्डहुड स्टेज होती है, ठीक है। उसके अलावा इट अज्यूम दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ एंड देन अप्रोप्रिएट बाय द लर्नर। तो सेम एज इट इज़ जो कॉन्सेप्ट पीछे पड़ा था इसमें वही बताया गया है। उसके बाद द एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच हैज़ बीन रेगुलर नोटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टडी ऑफ चाइल्ड SLA। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बताया है कि इस एस्पेक्ट को, द एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच, ठीक है, इसको नोट किया गया है, ठीक है, इस पर नज़रसानी की गई है नेचुरलिस्टिक स्टडी ऑफ चाइल्ड SLA।
चाइल्ड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में नेचुरलिस्टिक स्टडी में इसको नोट किया गया। प्राइवेट स्पीच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर सिग्निफिकेंस हैज़ बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड। इसको मुख्तलिफ तरह से बयान किया गया है इन विगोट्स्कियन पर्सपेक्टिव। विगोट्स्कियन पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं कि विगोट्स्की जो है उसके डिफरेंट थेरीज और डिफरेंट उसके मेथड्स जो थे उन सबको मिला के ये नाम बन गया विगोट्स्कियन पर्सपेक्टिव। ये प्रोवाइड करता है एविडेंस अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन एंड एप्रोप्रिएशन। इन सब फैक्टर्स में ये एक आप कह सकते हैं प्रोवाइड करता है एविडेंस। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्राइवेट स्पीच को, और इसका मानना ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है हर एक की लाइफ में, और इसके थ्रू जो है वो लैंग्वेज बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके बाद अर्ली स्टेज स्टडीज़ ऑफ प्राइवेट स्पीच वर्क विद डाटा एलिसिटेड फ्रॉम ओल्डर लर्नर्स इन सेमी कंट्रोल्ड सेटिंग। इसका क्या मतलब है कि जो अर्ली स्टडीज़ है ना प्राइवेट स्पीच की, जो पहले की स्टडीज़ हैं, इब्तदाई स्टडीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं विद डाटा एलिसिटेड। डाटा एलिसिटेड किसे कहते हैं कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम इंडिविजुअल थ्रू वेरियस मेथड्स। किस तरह से? सच एज इंटरव्यूज, सर्वेज, उन सब के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना, डाटा गैदर करना। किन से? इंडिविजुअल से, थ्रू वेरियस मैथड्स। अब वो मुख्तलिफ मैथड्स हो सकते हैं। कौन से मैथड्स हैं? इंटरव्यूज़ हैं, सर्वेज़ हैं, उनको जो है वो हम क्या बोलते हैं? इनको हम डाटा एलिसिटेड बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रॉम ओल्डर लर्नर्स। जो हम जिस तरह से सर्वे लेते हैं तो जो एक्सपीरियंसड होते हैं हम उनसे क्या करते हैं? नॉलेज गेन कर रहे होते हैं रिसर्च के थ्रू। ठीक है। इन सेमी कंट्रोल्ड सेटिंग। सेमी कंट्रोल्ड सेटिंग किसे कहते हैं कि जहाँ पर कंट्रोल तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत आप आज़ाद होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्कूल की, वर्क प्लेस की बात करूं तो वहाँ पर कुछ रूल्स बताए जाते हैं आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए। ठीक है। लेकिन आप खुद को थोड़ा आज़ाद फील कर रहे होते हैं, मुकम्मल कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद वाइल वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टडी टू अप्लाई विगोट्स्की थ्योरी टू SLL सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग was critical of schema theory of narrative and information processing model of communication। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्कीमा थ्योरी जो है वो वाज क्रिटिकल ऑफ स्कीमा थ्योरी, यानी कि स्कीमा थ्योरी जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। स्कीमा थ्योरी क्या होती है कि जिसमें इंडिविजुअल यूज़ करता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है और जो उसकी अपनी लैंग्वेज की नॉलेज होती है उसको न्यू लैंग्वेज पर जो वो लर्न कर रहा होता है। ठीक है। कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या करता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज को और जो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है उसकी नॉलेज को यूज़ करके अप्लाई करके जो लैंग्वेज वो सीख रहा होता है उस पर। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसके अलावा 3 मेन टाइप्स हैं प्राइवेट स्पीच की, जिनमें हमारे पास ओह्टा के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी। अब वो कौन सी टाइप्स हैं? रेपिटेशन है, विकैरियस रिस्पॉन्सेज और मैनिपुलेशन है। मैंने एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि यहाँ बस नाम है तो इट मीन्स आपसे नाम ही पूछेंगे। उसके अलावा विगोट्स्किन थ्योरिस्ट ऑफ SLL are generally critical of transmission model of communication, input and interaction model of language learning in which negotiation of meaning is central। क्या बताया गया है कि विगोट्स्की थ्योरी जो है इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया था, जहाँ पर हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। एक्टिविटी थ्योरी जो है उसने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था कि ये बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें यहाँ बयान की गई हैं। बाकी इसमें बताने वाला यही था कि विगोट्स्की थ्योरी प्राइवेट स्पीच जो थी उसका मतलब क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इब्तदाई मरहले में, जहाँ पर हम लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। ठीक है। हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली लैंग्वेज की स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर प्राइवेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्टिविटी थ्योरी की बात की गई थी, और एक्टिविटी थ्योरी भी जो है वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करती थी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोशल इन्वायरमेंट मिले। ठीक है। विगोट्स्की भी इस हक में है कि आपको मिलना चाहिए, जबकि मुख्तलिफ थ्योरिस्ट जो हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।